चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं शेखर गुप्ता हूं बेंगलोर के बायोकॉन पार्क में। इस कंपनी का नाम आपने सबने सुना होगा और इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, बनाने वाली हैं और इसको बढ़ाने वाली हैं, वो भारतीय कॉर्पोरेट दुनिया की बहुत बड़ी एक नेता है, किरण मजूमदार शॉ, और मेरी पुरानी मित्र भी हैं। आपका स्वागत चलते चलते पर, और खास करके इसलिए कि आप हिंदी में बोलेंगी। मैं कोशिश करूंगी। आपकी हिंदी ठीक ठाक है, मेरी इंग्लिश से बेहतर होगी। तो ये बताइए कि आपकी काबिलियत तो सब जान गए थे। इंडिया के साइंटिस्ट जिन लोगों ने विज्ञान में काम किया, कम ही लोग हैं जिन्हें 32-33 की उम्र में पद्मश्री मिल गई, और आपने तो लॉबी भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद से सफर कैसे रहा? आज आपकी कंपनी का जो वैल्यू है, मार्केट कैप है जिसके कहते हैं, करीब करीब 9-10 हजार करोड़ रुपए है। एक ही पीढ़ी में बिना कुछ विरासत में लिए आपने कैसे बनाया? ये तो बहुत ही लंबी चौड़ी जर्नी हुई है और ये सफर बहुत कठिन हुई है। पहले तो मुझे बहुत ही चैलेंजेस थी क्योंकि मैं औरत थी, मैं बहुत जवान थी। बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र। आप अभी भी बहुत जवान है, बहुत थी मत बोली। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैं पहले मैंने जब कंपनी मैंने शुरू की उस टाइम में अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा पता लगता है कि वो कठिनाई अभी भी, दूसरी तरह की कठिनाई अभी मुझे ये अप्रोच करने पड़ते हैं। और सबसे पहले तो ब्रू मास्टर बनने लगी थी बियर बनाने के लिए, वो जो ब्रूइंग की एक कला होती है। हाँ, और यही कारण है कि मैंने ये बायोटेक कंपनी मैंने वहां से एंजाइम शुरू किया जी, और एंजाइम से दवाइयां शुरू की, और अब दवाइयों की रिसर्च शुरू कर दी आपने। तो ये दवाइयों की रिसर्च के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही चैलेंजिंग क्षेत्र है, बहुत कठिन क्षेत्र है, क्योंकि इसके जो रेगुलेशंस है बहुत ही कठिन है। भारत में दवाइयों की कॉपी करने वाले तो बहुत हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जेनेरिक्स, लेकिन भारत अपनी नई दवाइयां नहीं बनाता। तो हम ये कंपनी में नई दवाई रिसर्च के लिए हमने बहुत ही इन्वेस्ट किया है, और ये नई दवाइयों बनाने के लिए बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही खर्चा लगता है, और इसी वजह से बहुत कंपनीज ये क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं। और रेगुलेशन नहीं, क्योंकि मुझे ये नई दवाई की रिसर्च की क्षेत्र में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है। बहुत इंटरेस्ट है, और आपने कुछ नई दवाइयां बनाई भी हैं जी, उनके बारे में बताइए। तो पहली जो दवाई थी वो एक एंटीबॉडी थी हेड एंड नेक कैंसर के लिए। ये हेड एंड नेक कैंसर हमारे पॉपुलेशंस पे बहुत ही तंबाकू के कारण, हाँ, तंबाकू के कारण बहुत ही इंसिडेंस है। 30% ऑफ आवर कैंसर्स ये हेड एंड नेक कैंसर्स गिने जाते हैं। और ये बायोमैप जो हमने 6 साल तक जो हमने डेवलप किया, दवाई का नाम बायोमैप है जी, और हमने जो मार्केट में हमने इंट्रोड्यूस किया था वो बहुत ही सक्सेसफुल है आज, और काफी जनों की लाइव्स को उसने बचाया है। और दूसरी जो ड्रग हमने जो डेवलप की थी वो एक ऑटो इम्यून डिजीज के लिए है। एक नई ड्रग जो हमने लास्ट ऑटो इम्यून जैसे एक्जेमास होते हैं, हाँ जी, सोरायसिस होता है बहुत ज्यादा, और आर्थराइटिस भी कुछ होते हैं। जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरायसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लूपस, काफी डिजीज है ऐसे ये पर्टिकुलर क्षेत्र में। और हमारे जो ड्रग है अल्जुमैब, हमने जो पिछले साल हमने इंट्रोड्यूस किए थे, वो भी बहुत ही अच्छा एक ड्रग है। वो बहुत ही नॉवेल ड्रग है। दुनिया में पहली दफे हमने इस टारगेट से हमने ये रिसर्च किया है और उसको डेवलप करके और हमने स्टेरॉइड नहीं है, नहीं, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो इम्यूनोथेरेपी गिना जाता है। वो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट जो होते हैं कि इंसान मोटा हो जाता है या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या आंखें खराब हो जाती हैं, वो सब नहीं है। और एक दूसरी जो रिसर्च प्रोग्राम हम जिसमें हमको बहुत ही इंटरेस्ट है और हमको बहुत गर्व है, वो है ओरल इंसुलिन। उसका मतलब है कि वो जो इंसुलिन एक टैबलेट में आप गोली खा सकते हैं। तो उस प्रोग्राम में भी हमको बहुत ही इंटरेस्ट है, हम बहुत ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप किस स्टेज तक पहुंच गई हैं अभी? हम फेज 2 तक पहुंच गए हैं,
और ये पर्टिकुलर ओरल इंसुलिन की प्रोजेक्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो प्रॉब्लम है इंडिया में, उसी वजह से हम इस ड्रग को हम यूएस में डेवलप कर रहे हैं। उसके ट्रायल आप अमेरिका में कर रही हैं? जी, क्योंकि इंडिया में उन्होंने ये क्लिनिकल ट्रायल्स पे बहुत ही एक बैन किया है, जिससे अप्रूवल्स जो हमको मिलना चाहिए वो बहुत ही टाइम लग रहा है। मुझे ये प्रोग्राम में ऑलरेडी 1 साल मैंने चुका है और इसीलिए मैंने अभी यूएस और में 1 साल में पैसा भी बर्बाद होता है और ये भी है कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं जी, उसको भी समय मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये तो अपने पाँव में अपने आप गोली मारने की तरह है। बिल्कुल। तो इसीलिए तो ये क्यों होता है? भारत में आप क्यों नहीं कर पाती? आप अमेरिका में टेस्ट कर पाती हैं, भारत में नहीं कर पाती? नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो इतने मजबूत नहीं है और इसी वजह से वो अपने जो शक रहता है, हाँ, जो शक रहता है वो हाईजैक हो जाता है कोर्ट में। हाँ, और ये भी कोर्ट में फंस गया जाके। जी। तो इसका क्या तरीका है कि ये सॉल्व हो सके, ताकि आप जैसे जो नई दवाई ढूंढ रहे हैं उनको बाहर ना जाना पड़े? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही कैरिंग कोल टू न्यू कासल, जिसको कहते हैं उल्टे बांस बरेली को, वही हो रहा है। बिल्कुल। ये क्लिनिकल ट्रायल्स की क्षेत्र में जो गवर्नमेंट या जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो उन्होंने एक कमिटी भी उसने शुरू की है। वो प्रोफेसर रंजित रॉय चौधरी की कमिटी उसने स्थापित की है और वो कमिटी अब एक नई गाइडलाइंस, नई नीति वो निकाल रहे हैं और जब वो अडॉप्ट करेंगे तब ये रिज्यूम होगा। लेकिन तब तक सारा समय चला गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही प्रॉब्लम है इंडिया में, जब हम इनोवेशन के बात हम कर रहे हैं और मेक इन इंडिया की बात हम जो कर रहे हैं, और जब ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो हमको बहुत ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम साइकिल ही और बनाएं या राखियां बनाएं या भगवानों की देवी देवताओं की मूर्तियां बनाएं, वो भी है। लेकिन ये तो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। जी हाँ, रिसर्च भी बहुत हो सकता है। देखिए, हमारी कंपनी में एक बड़ी रिसर्च सर्विसेज कंपनी है, जहां हम सब बड़े बड़े कंपनी के लिए हम रिसर्च यहां कर रहे हैं, जिसमें हम 3000 साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट को यहां हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और ये 3000 साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट बहुत बहुत ऊंची रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर हम ये कर सकते हैं और इसमें हम इतने काबिल हैं। रिसर्च प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आरपीओ। जी। तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी और हमें ये नहीं घुमाना चाहिए। क्योंकि आपके 7500 स्टाफ है, मैंने सुना है उसमें करीब 15% पीएचडी है जी साइंस में। बिल्कुल। तो दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। सिर्फ यही नहीं कि आप ठोक बजा के कुछ लो टेक चीजें नहीं, और मेक इन इंडिया में भी मैं समझती हूँ कि इट इज अबाउट हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही अपॉर्चुनिटी है और इंडिया के लिए बहुत ही फायदा है, क्योंकि जब हमें एडवांस्ड इंजीनियरिंग में और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमको लीडरशिप मिलेगा तो हमारा ग्लोबल स्टेचर भी बहुत बहुत ऊंचा होगा। क्योंकि अभी तो ग्लोबल स्टेचर हमारा देश का आप जैसे बायोटेक के लोगों ने बढ़ाया है, क्योंकि पहले लोग बोलते थे साइबर खुली, अब कम से कम कहना शुरू किया है कि भारत में कुछ ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अपना नई दवाई, नया मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। जी, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम ये हमारे देश की संभावना हम कैसे उसको ऊंचे कुछ और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएं जो आप रिसर्च कर रही है। मैंने सुना है कोई ग्लाउकोमा जिसे काला मोतिया कहते हैं, उसके ऊपर भी कुछ है। ये है न्यू क्लास ऑफ ड्रग्स जो हम कहते हैं। ये है शॉर्ट इंटरफियरिंग आरएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम एक नई ड्रग हम जो डेवलप कर रहे हैं, ये ग्लाउकोमा के लिए है और ये शॉर्ट इंटरफियरिंग आरएनए टेक्नोलॉजी से जो ग्लाउकोमा से जो ब्लाइंडनेस होता है वो हम रोक सकते हैं। तो इसमें हम अभी हम ट्रायल शुरू करने वाले हैं 6 महीने में। उसका ट्रायल भारत में कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, वो हम भारत में कर पाएंगे, क्योंकि हमें अभी मुझे अच्छी खबरी मिली है कि हमारा ट्रायल अप्रूव हो गया है। और काफी डिले के बाद, लेकिन अप्रूव तो हुआ है। अप्रूव तो हुआ है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन सबसे एक्साइटिंग चीज आपकी इंसुलिन ही है, क्योंकि भारत में
करीब आप समझे कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय होंगे बिल्कुल जो डायबिटिक है, और अगर उसमें इंजेक्शन का दर्द निकल जाए तो उसको मैनेज करना। और यही ये मेडिकल अंडरस्टैंडिंग में ये है कि अगर लोगों को डायबिटीज जब होता है तो अर्ली इंसुलिनाइजेशन से बहुत ही फायदा होता है। अच्छा। तो उसीलिए अगर हम ओरल इंसुलिन हम दे तो एटलीस्ट पीपल विल स्टार्ट टेकिंग इंजेक्शन के डर से हट जाएंगे। जी जी। और जो इंसुलिन आप बना भी रही हैं बहुत सस्ती बना रही हैं। जी। हम जब मार्केट में आए थे तो इंसुलिन का प्राइस 4 गुना ज्यादा था और अब 10 साल के बाद ये इतना कम हो गया है इंसुलिन का, और मार्केट भी इतना 5 गुना एक्सपैंड हुआ है तो इसी कारण से। तो आपने सब एमएनसीज का मार्केट बर्बाद कर दिया है। वो ही करना चाहिए। हाँ। क्योंकि एमएनसीज का बिजनेस मॉडल जो है इज अबाउट हाई वैल्यू लो वॉल्यूम, और हमारा जो बिजनेस मॉडल है उल्टा है, हाई वॉल्यूम लो वैल्यू। बिकॉज हम जो मानते हैं इज अबाउट अफोर्डेबल इनोवेशन, इट इज अबाउट एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। क्योंकि हम जब इस देश में हम रहते हैं तो हमको महसूस होता है कि लोगों को एक्सेस नहीं होता क्योंकि बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी। तो उसी कारण से हमारा ये जो बिजनेस मॉडल है और हमारा जो कमिटमेंट है इट इज अबाउट एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। क्योंकि सोराइसिस पे आप जो दवाई ढूंढ रही है जिससे काफी एडवांस स्टेज हो गई है अभी, उसका पीछे मैंने पढ़ा था नया इंजेक्शन निकला था जो 1 या 1.5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन ही लगता है। जी। कितने लोग उसको कर पाएंगे? बिल्कुल। तो इसी कारण से हम यहाँ जो हम ये कंपनी में जो हम रिसर्च कर रहे हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट अफोर्डेबिलिटी। कैसे हम सस्ता बना सकते हैं लोगों के लिए ताकि ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। किरण, एक बात बताइए, हमारे देश में क्या हम विज्ञान से डरते हैं? हम बहुत डरते हैं। हम बहुत डरते हैं क्योंकि हमें फियर ऑफ द अननोन से बहुत हम डरते हैं। जो हम जानते नहीं उससे डरते हैं। हाँ, जो हम जानते नहीं है जैसे कोई भूत है। बिल्कुल। और इसी के वजह से देयर इज नॉट इनफ फोकस ऑन रिसर्च। और आप देखें तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी बहुत डरती है। जब कोई चैलेंज करते हैं तो वो बिल्कुल भाग जाते हैं। हाँ, वो भी टेक्नोलॉजी में तो फख्र लेते हैं और साइंस से भागते हैं। जी। साइंस या तो हम फख्र लेते हैं कि वैदिक समय में हुई थी, और अगर वैदिक समय में हम इतने बोल्ड थे, हाँ। हम इतने डेयरिंग थे, तो अब क्यों हम इतने डरते हैं? और हमने तो किसी गैलीलियो को जहर भी नहीं पिलाया। जी। हमारे तो जो पुराने वैज्ञानिक थे अभी भी वो बिल्कुल हीरोज है। ये बात तो पक्की है कि वी हैव ग्रेट साइंस, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, और अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ठीक तरह से, जो हम ट्रूली कटिंग एज इनोवेशन कर सकते हैं, तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि वी आर लूजिंग अ बिग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हमने तो आर्यभट्ट को फांसी पे भी नहीं चढ़ाया, सूली पे नहीं चढ़ाया, उसको जहर भी नहीं पिलाया। जी। वो बिलीफ नहीं, तो पुराने जमाने में हम बहुत डेयरिंग थे, हम तो कुछ भी कर सकते थे। अब डरपोक क्यों हो गए? नहीं, अब नहीं होना चाहिए। पर क्यों हो गए? क्योंकि हम मैं समझती हूँ कि सोसाइटी हैज बिकम वेरी रिस्क एवर्स। और सब चाहते हैं कि मेरा बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए, डॉक्टर बन जाए। जी। तो वी हैव लॉस्ट दैट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी, हम एडमिट कर सकते हैं कि वी आर वेरी एंटरप्रेन्योरल। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो ये तो हम सब एडमिट करते हैं। तो व्हाई कांट वी बी मोर डेयरिंग एज साइंटिस्ट? हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन हम तो बैन लगाते हैं हर चीज के ऊपर। यही प्रॉब्लम है। क्योंकि रिसर्च पर बैन, दवाई पर बैन, इंपोर्ट पर बैन, एक्सपोर्ट पर बैन। नहीं, इससे हमको निकलना चाहिए। बिकॉज मैं समझती हूँ कि ये हमारा देश इज केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट, और हमको ये देश को बहुत बड़ा बनाना चाहिए। आप सोचते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल अगर भारत में ठीक से रेगुलेट होके और अब खुल गए तो भारत की कंपनियां बहुत दवाइयां बना पाएंगी नहीं, या वो कॉपी ही करती रहेंगी सब? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि इफ देयर इज अ
इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है, बट वी नीड टू इन्वेस्ट इन इनोवेशन। इसका मतलब है कि हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है उनको भी थोड़ा इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी वी आर कंट्रोलिंग देम टू मच, तो उनको भी खुला करना चाहिए, उनको भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए। और कंट्रोल कई बार वो लोग करते हैं जिनको साइंस की यही अलग प्रॉब्लम है कि जो लोग ये सब कंट्रोल करते हैं वही साइंस के बारे में काफी नहीं समझते हैं, तो इसी के लिए वो भी डरते हैं साइंस से और उसीलिए उन लोग को वो कंट्रोल करते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो शिकार है वो मेडिकल रिसर्च से भी ज्यादा आप मानेंगे कि खेती बाड़ी की रिसर्च है, एग्रीकल्चरल रिसर्च है। नहीं, वो भी मेडिकल रिसर्च और खेती बाड़ी के रिसर्च वो सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो हमारे हैं वो तो रोते हैं कि साहब हमारे पास इतना कुछ करने को है, आपने मोन्सेंटो को बैन करना है तो कर दीजिए, हमें क्यों बैन किया है ट्रायल से। वो बिल्कुल सही बात है और मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो मंत्री है एग्रीकल्चरल खेती बाड़ी के मंत्री जो है वो बहुत ही नए मंत्री जो है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडेड मंत्री है। देखिए, मंत्री तो पहले वाले भी प्रोग्रेसिव थे, शरद पवार, जो भी उनके बारे में कहें जी, लेकिन वहां तो समस्या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की थी, पर्यावरण मंत्रालय की और एक्टिविस्ट की थी जी। तो एक्टिविस्ट क्या निकल जाएंगे इस इक्वेशन से बाहर? नहीं, लेकिन मंत्री को मजबूत होना चाहिए ना, तो उनको भी बोल्डली कहना चाहिए कि नहीं, ये एक्सपेरिमेंटेशन हम कभी बंद नहीं करेंगे। मंत्री को क्या, प्रधानमंत्री को मजबूत होना चाहिए जी। तो बिल्कुल यही आपका मैसेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? प्लीज बैक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, और आज की और भविष्य की साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सिर्फ अतीत की नहीं, सिर्फ वैदिक समय की नहीं, वो ठीक है, उसमें आप फख्र ले सकते हैं। हम ये विज्ञान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं जी। और विज्ञान को सिर्फ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रूवन चीजें हैं। जो साइंस इज अबाउट द अननोन, इट इज अबाउट डीमिस्टिफाइंग एंड फाइंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। अब बताइए किरण, आप इतनी बड़ी कंपनी चलाती हैं, इतना बड़ा बिजनेस देखती हैं, अभी आपको जाना है, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर की चेयरपर्सन है बोर्ड की, अभी भी आपको साइंस के लिए कुछ समय मिलता है? बहुत टाइम मिलता है, मुझे निकालना पड़ता ही है, क्योंकि मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है और पैशन है ये साइंस क्षेत्र में, क्योंकि जैसे मैंने कहा था पहले कि विज्ञान के बिना हमारी देश आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आप बोलते रहिए, और आप मैं जरूर बोलूंगी। मैं टाइग्रेस ऑफ बैंगलोर कहता हूँ, टाइग्रेस ही रहिए, क्योंकि इस देश में साइंस के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। तो दो चार हैं, काफी है, लेकिन उसको ज्यादा बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलते रहना चाहिए। तो मोर पावर टू यू, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आपने समय दिया।